नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देव स्टोरी टेलिंग में, जहाँ हर एक कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। यह वही जगह है जहाँ कल्पनाएं हकीकत का रूप ले लेती है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया रहस्य और हर अध्याय में एक नया रोमांचक आपका इंतजार करता है। अगर आप उन्हीं श्रोताओं में से हो जो गहरी, डिटेल और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं, तो भाई देव स्टोरी आपका नया ठिकाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यह हर कहानी एक नया अनुभव है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसमें थ्रिल्स भी है, मिस्ट्री भी और वो दमदार टर्न्स जो आपको आखिर तक जोड़े रखेगा। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो बस आराम से बैठिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ हर आवाज़ दृश्य बन जाती है और हर शब्द एक एहसास। चलिए शुरू करते देव स्टोरी टेलिंग का आज का एक नया रोमांचक सफर। अध्याय 641। एक 6 सितारा गहन स्तरीय रून सरणी। क्या आपको लगता है कि ये मुझे फंसा सकती है? हाँ। भयानक रूप से बिखरी रून ऊर्जा से अहंकारपूर्ण हंसी गूंज उठी और आकाश में एक भयानक तूफान आया, जिससे रेत और पत्थर उड़ गए। सुलेमान की आकृति तूफान के भीतर से उभरी। उसकी आंखें अब गहरे और विशाल रंग से भर गई। उसका पूरा शरीर शानदार रोशनी बिखेर रहा था और रहस्यमय रून पैटर्न उसके शरीर को पार कर रहे थे, जो बेहद गहरा और अथाह लग रहा था। इतना जोरदार दबाव। इस समय चारों ओर लड़ रहे असंख्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्य स्तब्ध रह गए, और यहां तक कि प्रिडिजीज भी दमित महसूस करते हुए हांफने से खुद को नहीं रोक सके। सुलेमान के शरीर से एक सूक्ष्म लेकिन अत्यधिक दबाव निकला, जो हर किसी के रक्त और आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुआ, जिससे वे अनियंत्रित रूप से कांपने लगे और खुद को दंडवत करने के लिए मजबूर महसूस करने लगे। इतना शक्तिशाली मार्शल पल्स दबाव। दक्ष ने भौहें चढ़ाई। इस समय सुलेमान का मार्शल पल्स दबाव उस समय निखिल के अनडाइंग मार्शल पल्स से कम नहीं था। साधारण साधकों के लिए ऐसे सैन्य दबाव के सामने प्रतिरोध करना लगभग असंभव होगा। यह स्टॉर्म मार्शल पल्स है। सुलेमान अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है। हिमांशी की हल्की बैंगनी आंखें भी इस समय सचमुच गंभीर हो गई। गरजते और घूमते तूफान के बीच सुलेमान प्रकट हुआ। उसकी विशाल आंखें हिमांशी और दक्ष को देख रही थी। उसका शरीर तूफान में लगभग समा गया था, बेहद भयावह। आसपास का आकाश पहले ही रंग बदल चुका था। पहाड़ और नदियां हिल रही थी। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम दोनों मिलकर हमारा कुछ भी बिगाड़ सकते हो, लेकिन मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर पाना ही यह साबित करने के लिए काफी है कि तुम वाकई कमजोर नहीं हो। अब असली अंत का समय आ गया है। सुलेमान हंसा। उसकी आवाज तूफान में गूंज रही थी। फिर उसने हाथ की मोहरें बनाई, जिससे उसका तूफान मार्शल पल्स सक्रिय हो गया और साथ ही उसकी पल्स सोल भी सघन हो गई। रून पैटर्न आसमान में उड़ गए और अंत में एक विशाल विशाल सारस तूफान के भीतर से दहाड़ता और चीखता हुआ ऊपर उठा। चिरप चिरप। यह हरे सफेद पंखों वाला एक विशाल सारस था, जो किसी जीवित प्राणी की तरह जबरदस्त दबाव छोड़ रहा था। उसके पंख ऐसे फड़फड़ा रहे थे मानो पहाड़ों और नदियों को हिला रहे हों। स्वर्गीय पशु सूची, नीला आकाश, सफेद क्रेन। दक्ष की आंखें हल्की सी चमक उठीं। हरे सफेद पंखों वाला वो विशाल सारस एक नीला आकाशीय सफेद सारस था, जिसे स्वर्गीय पशु सूची में गहरे बादल वाले लाल ड्रैगन से भी ऊपर स्थान दिया गया था। तूफान के बीच नीला आकाश, सफेद सारस। सुलेमान नीचे देख रहा था, जबरदस्त दबाव डाल रहा था। कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। कांस्य रैंकिंग में तीसरा स्थान। वास्तव में भयावह। मैं सुलेमान के मुख्य शरीर से निपटूंगा। आप उसकी पल्स सोल से कैसे निपटेंगे? हिमांशी का खूबसूरत चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। सुलेमान की पूरी ताकत ने उसे थोड़ा सतर्क कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता ने उसे बताया कि कांस्य पदक जीतने वाले ये लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। दक्ष ने सिर हिलाया। हालांकि इस समय सुलेमान बहुत डरावना लग रहा था, जिससे उसे झटका लगा। लेकिन बात अभी उस हद तक नहीं पहुंची थी जहां दक्ष सचमुच डर गया हो। यह जानना आवश्यक है कि दक्ष ने अभी तक अपने असली तुरुप के पत्ते और पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं उसकी पल्स सोल और नहीं ओवरलॉर्ड शैडो को मुक्त किया गया था। यह खत्म हो गया। कांस्य रैंकिंग ऐसी चीज नहीं है जिसका आप मुकाबला कर सके। जैसे ही चीख गिरी, नीले आकाश के सफेद सारस की मायावी स्पंदित आत्मा ने अपने पंख फड़फड़ाए और जबरदस्त दबाव फैल गया। आसपास का स्थान जम गया और दबाव में आसपास के सभी लोगों द्वारा सक्रिय की गई स्पंदित आत्माएं बेकाबू होकर कांप उठीं। रॉक 9 स्वर्गों पर उतरता है। इस जानवर को दबाओ।
दक्ष की आकृति बाहर निकली, सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, रॉक सक्रिय हो गया, 9 स्वर्गों पर उतरा। सुनहरे पंखों वाले महान गरुड़ कबीले की दबंग इच्छा को लेकर एक सर्वोच्च प्राणी की तरह नीला आकाश सफेद क्रेन को दबा रहा है। मैं हमेशा से यह देखना चाहता था कि स्टॉर्म मार्शल पल्स कितना असाधारण है। हिमांशी भी हिल रही थी, उसके चारों ओर प्राचीन आभा लहरा रही थी, चमकदार रून प्रकाश की वर्षा की तरह बिखर रहे थे, उसके शरीर को ढक रहे थे। तभी हिमांशी ने कोई अनजान सा तुरुप का पत्ता चला दिया। उसके सुंदर और सुडौल शरीर के चारों ओर प्राचीन और अस्पष्ट रून प्रकट हो गए। प्राचीन और अस्पष्ट रून हिमांशी को घेरे हुए थे, जो एक प्राचीन और गहन आभा के साथ प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे उनका सुंदर शरीर असाधारण रूप से पवित्र प्रतीत हो रहा था। हुश हुश हिमांशी सीधे सुलेमान को घेरने वाले तूफानी भंवर से टकरा गई, जिसके शरीर को अस्पष्ट प्राचीन रून ने ढक रखा था। जब दोनों टकराए तो कोई जोरदार ध्वनि विस्फोट नहीं हुआ, केवल चमकदार, चकाचौंध करने वाली रोशनी और ऊर्जा का एक सतत प्रवाह हुआ, जो आश्चर्यजनक दमनकारी शक्ति फैला रहा था। दबाव। कुछ ही दूरी पर दक्ष की सुनहरी रोशनी फैल गई, उसकी पीठ पर लगे पंख खुलते और बंद होते रहे, जिससे एक दबंग और भयानक आभा फैल रही थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया, सब कुछ शक्तिशाली रूप से दबाते हुए उसकी आभा आकाश में फैल गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। चहचहाट। नीला आकाश सफेद सारस चीखा, रून आकाश में उड़ रहे थे, लेकिन सुनहरे पंखों वाले महान गरुड़ के दबाव से वो स्वाभाविक रूप से दबा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अभी भी सुलेमान की शक्ति से प्रतिरोध कर रहा था। बूम। नीला आकाश सफेद क्रेन और दक्ष द्वारा सक्रिय रॉक डिसेंस अपॉन 9 हेवेंस आपस में टकरा गए और मध्य हवा में सुनहरे प्रकाश की एक श्रृंखला फूट पड़ी। दबाव इतना बढ़ गया कि आसपास का आकाश और धरती कांप उठे, पहाड़ों के बड़े बड़े हिस्से हिल गए और जमीन पर दरारें लगातार टूटती और टूटती रहीं। स्वर्ग के जाल में बड़े बड़े जाल हैं, लेकिन ये किसी को भी पार नहीं जाने देता। दबाव। दक्ष ने एक बार फिर से स्वर्गीय जाल को मुक्त कर दिया, जो प्रचंड रून प्रकाश में परिवर्तित हो गया, आकाश में फैल गया और अंततः विशाल नीला आकाश श्वेत सारस को अपने घेरे में ले लिया। 9 स्वर्गों पर अवतरित रॉक ने स्वर्गीय जाल के साथ मिलकर विशाल नीला आकाशीय श्वेत सारस को तुरंत हवा में दबा दिया, जिससे वो हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। सुनहरे प्रकाश के रूनों के प्रभाव में वो धीरे धीरे तब तक दबा रहा जब तक कि वो पूरी तरह से स्थिर नहीं हो गया। स्वर्गीय जाल पर बने रून पैटर्न ने नीला आकाश सफेद सारस के पंखों को कसकर बांध दिया। चिरप चिरप। नीला आकाश श्वेत सारस चीखा और रोया, लेकिन वो अब मुक्त नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि उसकी पल्स सोल बंधी हुई और दबाई हुई थी, तूफानी भंवर के भीतर से एक धीमी कराहाई, मानो सुलेमान इससे बहुत प्रभावित हुआ हो। बस बस। पवित्र दिख रहे हिमांशी ने अस्पष्ट रून का जाप किया, जो बोले जाने पर हवा और गड़गड़ाहट की ध्वनि में बदल गया तथा विस्फोटित भंवर पर एक के बाद एक लहरें टकराने लगी। इस समय हिमांशी एक प्राचीन देवी की तरह थी, जो सांसारिक मामलों से अछूती थी और सभी प्राणियों को मोहित कर रही थी। प्राचीन और अस्पष्ट रून लगातार विस्फोटित भंवर में टकरा रहे थे, दम घुटने वाला दबाव छोड़ रहे थे। क्रैक क्रैक। अंत तूफानी भंवर ढीला और धीमा होने लगा। प्राचीन और अस्पष्ट रूनों की धाराएं अंततः ऊर्जा के एक प्राचीन नाजुक जेड हाथ में संघनित हो गई, जिसने ढीले होते तूफानी भंवर को चीर दिया और सुलेमान का शरीर प्रकट हो गया। टकराना। प्राचीन और अस्पष्ट रूनों द्वारा निर्मित विशाल जेड हाथ ने सीधे सुलेमान के शरीर पर थप्पड़ मारा, मानो आकाश से उतर रहा हो, सुंदर और हिंसक दोनों। पफट। सुलेमान ने खून थूका, आसपास का तूफान शांत हो गया और उसका शरीर हवा से नीचे एक पहाड़ पर गिर गया। बूम। सुलेमान का शरीर नीचे गिरा और टकराया, जिससे पर्वत शिखर से लेकर कमर तक नष्ट हो गया। भयानक रूप से टूटी चट्टानें तूफान की तरह बह रही थी। बड़े बड़े पत्थर लगातार धूल में तब्दील हो रहे थे और धूल हर जगह उड़ रही थी। चहचहाट। नीला आकाश सफेद क्रेन चीख उठा। इस समय उसकी आभा तेजी से कमजोर होती जा रही थी। अंततः वो पूरी तरह से दब गई और हिलने में असमर्थ हो गई। हिमांशी के चारों ओर के प्राचीन और अस्पष्ट चिन्ह गायब हो गए। उनका शरीर सुंदर हो गया, लेकिन इस समय उनका सुंदर चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया था।
सुलेमान मलबे से रेंगते हुए बाहर निकला। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बेहद अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसने दक्ष और हिमांशी की ओर देखा, जो उसकी पल्स सोल को दबा रहे थे। उसकी आंखें लाल थी। उसकी निगाहें बेजान और नुकसान से भरी थी। तुम हार गए। अपने ऊपर लगे ऊर्जा कांस्य ताबीज मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हारी पल्स सोल को नष्ट कर दूंगा। दक्ष चिल्लाया। उसके पीले खून से सने होठों पर एक मुस्कान थी, जिससे वो इस समय असाधारण रूप से क्रूर दिखाई दे रहा था। मेरी हार हुई, सुलेमान ने धीरे से कहा। उसका चेहरा निराशा और कड़वाहट से भर गया था। उसने निराश होकर अपने सारे ऊर्जायुक्त कांस्य ताबीज उसे सौंप दिए। अराजक युद्ध अंततः समाप्त हो गया। दक्ष द्वारा 5 को गंभीर रूप से घायल करने के बाद शेष 12 कांस्य श्रेणी के शक्तिशाली योद्धाओं को बादल, कामिनी, विभान और अन्य 9 विलक्षण प्रतिभाओं तथा 300 से अधिक आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के संयुक्त आक्रमण के तहत अंततः दबा दिया गया। हालांकि कुछ कीमत चुकानी पड़ी। चूंकि सुलेमान को लूट लिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य 12 भी अपवाद नहीं थे। उनमें से प्रत्येक को पूरी तरह से नंगा कर चूंकि सुलेमान को लूट लिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य 12 भी अपवाद नहीं थे। उनमें से प्रत्येक को पूरी तरह से नंगा कर दिया गया था। कांस्य रैंकिंग पर इन 12 लोगों की समग्र रैंकिंग कांस्य रैंकिंग धारकों की कई टीमों की रैंकिंग से काफी अधिक थी, जिन्हें पहले अन्य लोगों ने लूट लिया था। इसलिए उनके पास ज्यादा ऊर्जा वाले कांस्य ताबीज थे, खासकर अकेले सुलेमान के पास, जिसके पास 800 से ज्यादा ऊर्जा वाले कांस्य ताबीज थे। कोई नहीं जानता था कि उसे इतने सारे ताबीज कहां से मिले। अंत में इस टीम से, विशेष रूप से सुलेमान की टीम से, कुल ऊर्जा कांस्य ताबीज लगभग 3000 तक पहुंच गए। जब हिमांशी ध्यान नहीं दे रही थी, तब दक्ष ने सुलेमान द्वारा सौंपे गए ऊर्जा कांस्य ताबीजों में से आधे को पहले ही चुपके से अपने सीने में छिपा लिया था। फिर दक्ष ने प्रत्येक प्रोडिक्ट को 90 ताबीज बांटे। 300 से ज्यादा आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से गंभीर रूप से घायलों को 4 या 5 ताबीज दिए गए, जबकि बाकियों को 3 या 4। अंत में 600 से ज्यादा ऊर्जा वाले कांसे के ताबीज बचे थे। दक्ष ने उदारता से 150 ऊर्जा वाले कांसे के ताबीज निकाले और हिमांशी को देते हुए कहा, ये 150 ऊर्जा वाले कांसे के ताबीज आपकी मदद के लिए है। लीजिए, मैं कभी कर्जदार नहीं होता। दक्ष, क्या तुम अब भी लड़ने जा रहे हो? हिमांशी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने दक्ष को घूर कर देखा। उसने सुलेमान के साथ बड़ी मुश्किल से निपटा था, और ये आदमी अब उसे सिर्फ 150 ताबीज दे रहा था। वो बेवकूफ नहीं थी। वो कैसे मान सकती थी? आप संप्रदाय के गुरु की प्रतिष्ठित प्रिय पुत्री है। क्या आपके पास ऊर्जा कांस्य ताबीज की कमी हो सकती है? आपको मेरा छीनने की क्या जरूरत है? मुझे घूरो मत। तुम ही तो थे जिसने कहा था कि 150 ठीक है। मुझे मत मारो। आधा आधा, आधा आधा। अध्याय 642। अंत में दक्ष के पास हिमांशी को 300 ऊर्जा वाले तांबे के ताबीज देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे अंततः वो संतुष्ट हो गई। हिमांशी के साथ आए 7 युवकों में से प्रत्येक को एक ऊर्जा ताबे का ताबीज मिला। बादल और अन्य 4 प्रतिभाशाली लोग भी उतने ही प्रसन्न हुए। अंत में सभी ने एक दूसरे को जाने में मदद की, जिससे सुलेमान, फातिमा और अन्य लोग स्तब्ध और सदमे में आ गए और लंबे समय तक इससे उबर नहीं पाए। ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाओ और आराम करो। कल आखिरी दिन है, दक्ष ने सभी से कहा। एक विशाल पर्वत पर चोटियों के समूह के बीच सुलेमान और अन्य लोगों के साथ लड़ाई में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुलेमान कांस्य रैंकिंग में केवल 3रे स्थान पर है। हिमांशी ने दक्ष की ओर देखा और कहा, महेश स्वर्गीय रैंकिंग में 2रे स्थान पर है और एक मानव राजा भी। वो सुलेमान से ज्यादा शक्तिशाली है और उससे निपटना और भी मुश्किल है, लेकिन उसे सुलेमान से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। हालांकि सबसे भयानक साहिल है, जो कांस्य रैंकिंग में पहले स्थान पर है। उससे निपटना सबसे मुश्किल है। यह सुनकर दक्ष की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। आज सुलेमान को दबाने के लिए उन दोनों को मिलकर काम करना पड़ा, और हिमांशी ने तो और भी ज्यादा योगदान दिया था। इससे दक्ष को कल की चिंता हो गई। चूंकि उन्होंने आज सुलेमान को दबा दिया था, इसलिए संभावना थी कि साहिल और महेश कल आसानी से हार नहीं मानेंगे। और कांस्य पदक रैंकिंग में 4थे और 5वें स्थान पर रहने वाले ये लोग निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली भी थे। साहिल की ताकत क्या है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए हिमांशी से पूछा। सीमा हिमांशी एक चट्टान पर आलस से टिकी हुई थी।
उसकी लंबी टांगे लापरवाही से एक दूसरे पर टिकी थी, जिससे उसकी पतली कमर का एक बेहद आकर्षक वक्र उभर रहा था। उसने एक गोली मुंह में डाली और कहा, उसे मार्शल किंग दायरे के दूसरे किनारे के शिखर के करीब होना चाहिए। स्वर्ण रैंकिंग में भी वो शीर्ष 10 में आ सकता है। वो एक मानव राजा जैसा विलक्षण व्यक्ति भी है। मार्शल किंग दायरे के दूसरे किनारे की चोटी। दक्ष की आंखें चमक उठीं। साधना का वो स्तर उसके लिए बहुत दूर की बात लग रही थी। साहिल कांस्य श्रेणी में प्रथम स्थान पर, एक मानव राजा प्रतिभा। मार्शल राजा क्षेत्र के दूसरे तट के शिखर पर उसकी शक्ति अत्यंत भयानक रूप से प्रबल थी। उसे हराना बहुत कठिन लग रहा था। मैं पहले ध्यान करूंगा और आराम करूंगा। कल सीनियर भाई साहिल से निपटना मुश्किल होगा। हिमांशी ने जब दक्ष से बात करना समाप्त किया तो वो पालथी मारकर बैठ गई और ध्यान करने लगी तथा अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगी। इस समय आसपास कोई खतरा नहीं होगा। हिमांशी को बादल से कांस्य पदक विजेता टीमों के बारे में पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से पता चल चुका था। सुलेमान और सीनियर सिस्टर फातिमा की 2 टीमों को मिलाकर दक्ष ने कुल 7 टीमों को लूट लिया था। इसके अलावा उसने परसों कांस्य पदक विजेता 6ठे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति की अगुवाई वाली टीम को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। अब बची हुई टीमें केवल महेश और साहिल की अगुवाई वाली 2 टीमें थी। इस समय तक संभवतः वे दोनों टीमें भी इधर उधर नहीं घूम रही होंगी। वे सभी कल हेवी रॉक प्लाजा पर होने वाले अंतिम युद्ध क्षेत्र की प्रतीक्षा कर रही होंगी। हिमांशी को ध्यान करते देख दक्ष ने आकाश की ओर देखा, फिर उसकी आकृति चली गई। पहाड़ की चोटी पर दक्ष को एक प्राकृतिक गुफा मिली। गुफा में प्रवेश करने से पहले उसने हाथ की मुहरें बनाई और कई प्रतिबंधात्मक मुहरें लगाई। गुफा के अंदर प्राचीन जंगल का स्थान दिखाई दिया और दक्ष सीधे उसमें प्रवेश कर गया। धुंध भरे प्राचीन निर्जन स्थान में दक्ष ने अपने मुंह में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और गोलियां भर ली। फिर ध्यान करना और अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। सुलेमान से निपटने में उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हो गई थी और उसे गंभीर चोटें भी आई थी। कल उसका सामना महेश और साहिल से होगा, जिससे दक्ष को समय का सदुपयोग करके खुद को पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब केवल प्राचीन वन्य क्षेत्र ही उसे समय दे सकता था। जैसे ही दक्ष ने ध्यान किया और अपनी सांसों को नियंत्रित किया, एक अज्ञात समय के बाद दक्ष के आलिंगन से एक छोटा सा शिवालय उभरा, जिससे एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। फिर धुंधले स्थान में एक पारभासी आकृति प्रकट हुई, जो थोड़े आश्चर्य से इधर उधर देख रही थी। गोधूली बेला डूबता हुआ सूर्य पृथ्वी पर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, जिससे पूरी पर्वत श्रृंखला सिकाड़ा पंख जैसे सुनहरे आवरण में ढक गई थी और विशाल पर्वत और धरती शाम के बादलों की धुंधली चमक में ढक गई थी। परिचित साइड हॉल में रक्षक ओमकार ने देवव्रत को स्तब्ध और असहाय भाव से देखते हुए कहा, उस लड़के ने सचमुच शिष्यों का एक बड़ा समूह इकट्ठा किया और कांस्य पदक विजेता शिष्यों में से अधिकांश को लूट लिया। उस लड़की मुहआन के साथ मिलकर सुलेमान बुरी तरह हार गया और उसे पूरी तरह से लूट लिया गया। अब मुझे डर है कि केवल साहिल और महेश ही मिलकर उनसे निपट सकते हैं। 99 लोग कांस्य पदक विजेता बन गए हैं और अब केवल साहिल और महेश की 2 टीमें, कुल मिलाकर 20 से भी कम लोग अभी भी कार्रवाई करने की ताकत रखती है। लगता है उस बच्चे में वाकई कुछ काबिलियत है। शायद मुझे अंकल कल्पेश से बात करनी चाहिए। देवव्रत ने धीरे से फुसफुसाया। उसके वीर और सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। धुंध भरे अंतरिक्ष में समय का अनुपात प्राचीन वन्य क्षेत्र के भीतर बाहरी दुनिया के समय के अनुपात से 10 गुना अधिक है। फुश, उसके पेट से गले के रास्ते एक घूंट गंदली हवा बाहर निकली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। एक हल्की सुनहरी रोशनी टिमटिमाती हुई, फिर साफ और गहरी होती गई। ये स्वर्गीय मार्शल तावीज क्षेत्र के भीतर है ना? एक परिचित आवाज दक्ष के कानों में पड़ी। दक्ष अचानक पलटा। उसकी नजर में एक जाने पहचानी भ्रामक आकृति उभरी, जो थोड़ी बड़ी हो गई थी। अब 17-18 साल की लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों का धूर्त भाव लगभग अपरिवर्तित रहा। भाई अनिरुद्ध। दक्ष तुरंत उत्साहित होकर खड़ा हो गया। उसके सामने खड़ी वो भ्रामक आकृति कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध थी। तुम्हें क्या हुआ है? लगता है तुमने पहले ही बहुत ऊर्जा खर्च कर दी है और तुम्हें कुछ चोटें भी लगी है। क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? अनिरुद्ध ने अपनी भौहें उठाई। उसकी त्रिकोणीय आंखों की नजर अब भी लोगों को हमेशा की तरह धूर्तता का एहसास करा रही थी।
पिछली बार गहन ईश्वर की गोली लेने के बाद से अनिरुद्ध छोटे से शिवालय में गहरी नींद में सो रहा था। यह समयावधि काफी लंबी थी। ये एक लंबी कहानी है। आपके ठीक होने के दौरान बहुत कुछ हुआ है। दक्ष की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहरी होती गई और फिर उसने अनिरुद्ध को सब कुछ बता दिया। शाही राजधानी में सिंघानिया परिवार के विनाश से लेकर स्वर्गीय मार्शल अकादमी के पतन तक, फिर प्राचीन जंगल स्थान के अधिग्रहण, स्वर्ग गठबंधन की स्थापना और सेंट्रल पैलेस में उसके आगमन, करिश्मा, सुग्रीव, निंजा और अन्य के लापता होने, उनके अज्ञात भाग्य और अंत में प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय में उसके प्रवेश तक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दौरान इतनी सारी चीजें घटित होंगी। ये सुनकर अनिरुद्ध ने आह भरी। वास्तव में इस अवधि में बहुत कुछ हुआ था। एक क्षण बाद अनिरुद्ध की भौहें थोड़ी सी उठीं और उसने धीरे से दक्ष से कहा, यह बुरा नहीं है कि तुम अब प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय में शामिल हो गए हो। ये झुंझुओं की शीर्ष शक्तियों में से एक है जिसकी विरासत बहुत गहरी है। प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय के भीतर ये तुम्हें भविष्य में और आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैं अभी मुसीबत में हूं। दक्ष ने आह भरी। फिर अनिरुद्ध को इस हेवी रॉक स्पेस की स्थिति के बारे में मोटे तौर पर बताते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने कांस्य रैंकिंग वाले उन लोगों को क्यों उकसाया। वे सब मुझसे निपटने पर आमादा है। मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? क्या इसलिए कि मेरी किस्मत खराब है? तुम्हारी किस्मत खराब है। इस दुनिया की सारी अच्छी किस्मत पर तुम्हारा ही एकाधिकार है। अनिरुद्ध खुद को दक्ष को घूरने से नहीं रोक सका। इस आदमी के पास सुनहरे पंखों वाला महान गरुड़ पक्षी साधना पद्धति, प्राचीन निर्जन स्थान, रहस्यमय अपूर्ण साधना तकनीकें और उसके शरीर पर रहस्यमयी युद्ध शिराएं आदि थी। इनमें से कोई भी एक ऐसा खजाना था जिसे दूसरे लोग बेताब होकर ढूंढते। फिर भी उसके पास ये सब थे। उसकी किस्मत पहले से ही भरपूर थी। दक्ष को घूरने के बाद अनिरुद्ध की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, आपने अभी कहा कि इस हेवी रॉक स्पेस में मार्शल किंग दायरे के दूसरे तट स्तर पर 2 मानव राजा हैं जो संभवतः आपको परेशानी में डालेंगे, लेकिन आपके पास केवल 1 घंटा है। हाँ, मार्शल किंग दायरे के दूसरे किनारे के स्तर पर 2 मानव राजा। शुरू में मुझे डरने की जरूरत नहीं थी। अगर हम सच में लड़े तो यह कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन समस्या यह है कि मैं पूरी ताकत नहीं लगा सकता। कुछ बातें हैं जो मैं इतनी जल्दी उजागर नहीं करना चाहता। दक्ष निराश था। भले ही साहिल और महेश ने उसे परेशान किया हो, फिर भी ये साथी शिष्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी और ये संप्रदाय के भीतर एक आकलन भी था। वो उनसे मरते दम तक नहीं लड़ सकता था। यदि ये मौत तक की लड़ाई होती तो दक्ष ने अपने तुरुप के पत्तों के बारे में सोचा और उन दोनों से नहीं डरता। समस्या ये थी कि ये कोई मौत की लड़ाई नहीं थी और उसकी असली ताकत साहिल और महेश से कमतर थी। अगर वो उनसे भिड़ता तो शायद उसे मार पड़ती। भाई अनिरुद्ध, आपकी हालत कैसी है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दक्ष ने अनिरुद्ध की ओर देखा। उसे लगा कि अनिरुद्ध का मायावी शरीर और भी ठोस होता जा रहा है और उसकी आभा और भी प्रबल होती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि इस दौरान अनिरुद्ध उस रहस्यमयी छोटे से शिवालय में काफी हद तक ठीक हो गया था। क्या तुम्हें लगता है कि इस भारी चट्टानी क्षेत्र में प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय के कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ गुप्त रूप से निगरानी नहीं कर रहे हैं? मुझे डर है कि अगर मैंने कोई कदम उठाया तो किसी को मेरे अस्तित्व का पता चल जाएगा। अगर मैं अपने चरम पर होता तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति में मैं प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। अनिरुद्ध ने सीधे दक्ष को घूरा, फिर एक पल सोचा और फिर दक्ष से कहा, मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारी वर्तमान मानसिक और आत्मिक शक्ति के साथ आशा की किरण जगनी चाहिए। कौन सी विधि? यह सुनकर दक्ष को तुरंत दिलचस्पी हो गई। यह बस समय खरीदने के लिए है, जरूरी नहीं कि लड़ने के लिए। 1 घंटा, यह नामुमकिन नहीं है। अनिरुद्ध की धूर्त आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने कहा, लेकिन अंत में यह काम करेगा या नहीं, यह तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर तुम में वो क्षमता नहीं है तो मुझे दोष मत देना। जब तक कोई रास्ता है मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। दक्ष ने सिर हिलाया। अगर कोई रास्ता होता तो वो कोशिश क्यों न करे? आखिरकार वो कल कांस्य रैंकिंग वाले उन लोगों को खुद को परेशान तो नहीं करने दे सकता था, है ना? गड़गड़ाहट। हेवी रॉक स्पेस में आधी रात को स्थान फिर से बदल गया। पिछले कुछ दिनों के बाद हेवी रॉक स्पेस में हर कोई अब इस तरह के बदलावों से आश्चर्यचकित नहीं था। अध्याय 643। अगली सुबह पर्वत शिखर पर विभिन्न आभाएं जागृत हुई तथा अनेक दृष्टियां गंभीर थी।
आज आखिरी दिन है और हेवी रॉक प्लाजा में आखिरी घंटा हर किसी के लिए एक परीक्षा होगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और पहाड़ की चोटी पर सभी लोग बैंगनी वस्त्र पहने उस युवक के आने का इंतजार कर रहे थे। ये आदमी क्या कर रहा है? इसने तो ताबीज भी बना लिए हैं। क्या इसे पता नहीं कि आज 7वां दिन है? पर्वत शिखर पर हिमांशी ने मुंह बनाया और पर्वत पर रखे ताबीजों को घूरने लगी। बादल, कामिनी, मोहित, विभान, मेनका और अन्य सभी पास में इंतजार कर रहे थे। शीला न जाने कितने समय बाद लगभग शाम के समय पहाड़ की चोटी पर ताबीजों की कतार आखिरकार हिली और फिर बैंगनी वस्त्र पहने वो जाना पहचाना युवक प्रकट हुआ। उसका चेहरा जो कल बहुत पीला था अब गुलाबी हो गया था। वो इतनी तेजी से ठीक हो गया, वो बहुत असामान्य है। दक्ष की आभा को महसूस करते हुए हिमांशी की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। फिर उसने दक्ष को घूरते हुए थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, शायद हेवी रॉक प्लाजा जाने का समय हो गया है। क्या तुम्हारी कोई योजना है? नहीं, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उससे निपट लूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। मेरा अनुमान है कि वरिष्ठ भाई साहिल और महेश निश्चित रूप से आप में सबसे अधिक रुचि लेंगे, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। हिमांशी ने मुंह बनाया, मुड़ी और चली गई। दक्ष वही स्तब्ध रह गई। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ा और बोला, मैं कहता हूं छोटी भतीजी, नहीं बहन हिमांशी, चलो इस बारे में बात करते हैं। कल तुमने भी सुलेमान से निपटा था, इसलिए मुझे डर है कि साहिल और बाकी लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। हम दोनों असल में एक ही नाव में हैं। विशाल चौक ऊंची ऊंची फैली चट्टानों से घिरा हुआ था, मानो पत्थरों का जंगल हो। वो स्थान उजाड़ था और विशाल चट्टानी चौक बिखरे हुए छोटे छोटे पत्थरों से ढका हुआ था। चौक के मध्य में एक विशाल चट्टान पर 70 या 80 वर्ष से कम आयु के अनेक युवक युवतियां उसके चारों ओर एकत्रित थे। ये युवक और युवतियां अच्छे कपड़े पहने हुए थे और प्रत्येक के कंधे पर एक समान बैज लगा हुआ था। हालांकि उनमें से लगभग 50 के बैज धुंधले थे, जो ये दर्शाता था कि उनके अंदर अब कोई ऊर्जा तांबे का ताबीज नहीं था। ये 50 या 60 लोग भी अत्यंत उदास दिख रहे थे। उनके सिर थोड़े झुके हुए थे। वे असहाय और हताश दिख रहे थे। चट्टान के बीचों बीच लगभग 20 युवक युवतियां खड़े थे, जिनके बैज चमकीले थे और जिनकी आंखें चमक रही थी। वे दर्जनों युवक युवतियों को देख रहे थे, जिनके बैज धुंधले थे और जिनके शरीर पर जख्म थे, जिनकी आंखों में भावनाएं और अहंकार झलक रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार हमारी कांस्य रैंकिंग को इतना बड़ा झटका लगेगा। इतने सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और पूरी तरह लूट लिए जाएंगे। अगर ये बात बाहर आ गई तो शायद संप्रदाय में हमारी वर्तमान कांस्य रैंकिंग को याद रखा जाएगा। भीड़ के सामने हरे और लाल साटन के लबादे में एक युवक खड़ा था। उसके चेहरे के भाव बहुत स्पष्ट थे और उसके माथे पर काले बालों की कुछ लटें हवा में लहरा रही थी, जिससे उसका व्यक्तित्व असाधारण लग रहा था। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और अपने बगल में खड़े एक सुंदर युवक से फुसफुसाया, दक्ष, तुम आगे बढ़ोगे या मैं? हेवी रॉक स्पेस का निकास द्वार खुलने से पहले कांस्य रैंकिंग अभी भी कांस्य रैंकिंग ही है और इसमें कुछ भी नहीं बदला जा सकता। वो सुंदर युवक चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे के भाव ऐसे तराशे हुए और सुंदर थे मानो चाकू से तराशे गए हों। उससे एक अलौकिक और बेदाग आभा निकल रही थी। आगे चट्टानी चौक की ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, दक्ष को मेरे पास छोड़ दो। छोटी बहन हिमांशी भी यही है, इसलिए तुम आगे बढ़ो। ठीक है, दक्ष तुम्हारा है, हरे और लाल साटन के वस्त्र पहने युवक ने कहा। ठीक है, ये आखिरी घंटा है, अब तक वे सब बाहर निकल चुके होंगे। अचानक उस सुंदर युवक के चेहरे पर एक हल्की सी उन्मुक्त मुस्कान उभरी और उसकी निगाहें आगे के चट्टानी जंगल की ओर मुड़ गई। ची, चट्टानी जंगल के अंदर शांति थी और फिर कई कदमों की आवाजें सुनाई दी। चौक की चट्टानों के आसपास से कई लोगों ने ऊपर देखा और बाईं ओर से कम 20 आकृतियां धीरे धीरे आती दिखाई दी। वे सभी सिर झुकाए धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी आभा बेहद कमजोर थी। ये फातिमा और सुलेमान और अन्य लोग हैं। प्लाजा की चट्टानों के आसपास किसी ने तुरंत नए लोगों को पहचान लिया और फिर निगाहें आश्चर्य में बदल गई। वे सही नहीं लगते। वे सब इतने कमजोर और अस्त व्यस्त क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है? सुलेमान और फातिमा की आभा और भाव भंगिमाओं को देखकर सभी आश्चर्यचकित और भ्रमित हो गए। उनकी निगाहें सुलेमान और फातिमा पर टिक गई। सुलेमान और बाकी लोग धीरे धीरे
भारी कदमों से चल रहे थे। कुछ ही देर में वे चौक के बीचों बीच स्थित चट्टान पर पहुंच गए। सुंदर और अलौकिक युवक और हरे और लाल साटन बागे वाले व्यक्ति ने भी सुलेमान पर अपनी निगाहें टिका दी। क्या यह भी दक्ष का काम था? हरे और लाल साटन के वस्त्र पहने व्यक्ति ने सुलेमान की आभा को महसूस किया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि वो मामूली रूप से घायल नहीं था, और उसकी निगाह में अंततः कुछ उतार चढ़ाव दिखा। दक्ष और जूनियर सिस्टर हिमांशी ने टीम बनाई। सुलेमान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी हताश निगाहें हरे और लाल साटन के लबादे वाले आदमी और सुंदर युवक पर पड़ी और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि न तो दक्ष और न ही जूनियर सिस्टर हिमांशी ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वे दोनों बहुत मजबूत हैं। सुलेमान के शब्द सुनकर चट्टान के चारों ओर कई लोगों की निगाहें कांप उठीं। सुलेमान हार गया और वो कांस्य पदक मानव राजा की एक दिव्य प्रतिभा में तीसरे स्थान पर था। वो हार गया, जिसका अर्थ था कि दक्ष बहुत भयानक था। अचानक कई लोगों को संतुलन का एहसास हुआ। ये सोचकर मानव राजा की स्वर्गीय प्रतिभा सुलेमान भी दक्ष से पराजित हो गई और पूरी तरह से लूट ली गई। ये स्वाभाविक ही था कि उन्हें लूट लिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार नव पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के सभी अनुयायी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं? हरे और लाल साटन के वस्त्र पहने युवक के पीछे खड़े कई युवक और युवतियों की भौहें इस समय थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उनकी आंखें कुछ धुंधली थी। समय लगभग पूरा हो गया है, वे जल्द ही यहां आ जाएंगे। मुझे देखना है कि उस दक्ष में ऐसा क्या अनोखा है। सुंदर और अलौकिक युवक ने आलस से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए धीरे से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिससे उसके आसपास की कई लड़कियों की आंखों में लहरें उठ गई। बूम! जैसे ही उस सुंदर युवक की आवाज धीमी हुई, आसपास के चट्टानी जंगल से गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। वे यहां हैं। अंततः ये आखिरी घंटा है। हरे और लाल साटन के वस्त्र पहने युवक ने धीरे से कहा। उसकी आभा धीरे धीरे लहरा रही थी और आभा की लहरें चुपचाप अंतरिक्ष में फैल गई। चौक पर निगाहें तुरंत इधर उधर बिखर गई और चारों ओर देखने लगी। जैसे ही सब लोग देख रहे थे, कुछ ही देर बाद आसपास के चट्टानी जंगल में कई दिशाओं से भीड़ उमड़ पड़ी और आकृतियां टिमटिमाने लगी। कुछ ही देर बाद चौक के किनारे पर आकृतियां दिखाई दी। एक के बाद एक कई आकृतियां एक के बाद एक टीमें प्रकट हुई, लेकिन वे सभी कमजोर और अस्त व्यस्त दिख रहे थे। उनके बैज धुंधले पड़ गए थे। स्विश स्विश चट्टानों के जंगल से आकृतियां निकलने लगी और टीमें चौक में भीड़ के ठीक सामने उतरी। उनका नेतृत्व एक युवक कर रहा था, जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे, जिसका रूप रंग और चेहरे की बनावट बहुत ही आकर्षक थी। उसकी गहरी काली आंखें ब्रह्मांड के अंत में स्थित अंतहीन खाई जितनी काली थी। काले वस्त्र पहने उस युवक के पीछे एक असाधारण स्वभाव और आंखों में अहंकार की झलक वाला एक युवक खड़ा था। उसके बगल में लगभग 20 असाधारण युवक और युवतियां खड़े थे। उनके कंधों पर लगे बैज अभी भी प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे यह साबित हो रहा था कि उनके ऊर्जा तांबे के ताबीज सुरक्षित है, जो इन 7 दिनों में कांस्य रैंकिंग के सदस्यों की लूट से बच गए थे। स्विश स्विश कुछ ही देर बाद लगभग 30 और लोग उतरे। सबसे आगे वाला युवक विद्वानों जैसा वस्त्र पहने हुए था, दुबला पतला शरीर और साफ आंखों वाला। इस समय इन 30 लोगों के कंधों पर लगे बैज भी चमक रहे थे तथा उनके ऊर्जायुक्त तांबे के ताबीज भी उनके बैज के भीतर बरकरार थे। स्विश स्विश इन 30 व्यक्तियों के लगभग तुरंत बाद 20 से अधिक असाधारण युवक और युवतियां वहां पहुंचे। उनका नेतृत्व एक हटा-कटा युवक कर रहा था, जो 22 या 23 वर्ष का लग रहा था। उसने हल्के सुनहरे रंग का युद्ध वस्त्र पहन रखा था। वो बहुत प्रभावशाली और दबंग लग रहा था। इन 30 लोगों के बैज भी चमक रहे थे और अब तक उन्होंने अपनी ऊर्जा तांबे के ताबीज को संरक्षित कर रखा था। हुश हुश दाई और हवा में 10 से ज्यादा आकृतियां तेजी से गुजर रही थी। उनके आगे एक आदमी चल रहा था, जो 23-24 साल का लग रहा था और उसने साफ नीले रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी न मोटी न पतली तलवार जैसी भौहों के नीचे उसकी लंबी संकरी आंखें झरने के पानी की तरह लहरा रही थी और उसके मुंह के कोने थोड़े टेढ़े थे। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, उसने चारों ओर देखा। काले वस्त्रधारी युवक, विद्वान युवक, हल्के सुनहरे युद्ध वस्त्रधारी युवक तथा अंतिम नीले वस्त्रधारी युवक के उतरने के बाद उन्होंने प्लाजा के केंद्र में
कांस्य रैंकिंग के सदस्यों को देखा। उनके हाव भाव एक साथ बदल रहे थे, मानो वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। फिर वे चारों सहज रूप से एक दूसरे के करीब आ गए ताकि कांस्य रैंकिंग के सदस्यों के किसी भी हमले से बच सके। चौक पर लोगों की संख्या बढ़ती गई और कुछ ही समय में 500 से अधिक लोग वहां एकत्र हो गए। ये युवक और युवतियां जैसे ही चौक पर पहुंचे, धीरे धीरे और सहज रूप से एकत्रित हो गए। काले वस्त्रधारी युवक, विद्वान युवक, हल्के सुनहरे युद्ध वस्त्रधारी युवक और नीले वस्त्रधारी युवक के नेतृत्व में सभी लोग इन 4 व्यक्तियों के पीछे एकत्र हुए। बूम! अचानक सामने से एक जोरदार आवाज आई। चट्टानों के जंगल से कभी कभी लुढ़कते पत्थरों की आवाज आती और फिर उसमें से आकृतियों का एक विशाल प्रवाह निकलता। दूर से देखने पर काफी लोग, कम से कम कई सौ, धीरे धीरे सबके सामने आ रहे थे। वो दक्ष यही होना चाहिए। सुंदर और अलौकिक युवक ने काले वस्त्रधारी युवक, नीले वस्त्रधारी युवक और अन्य 4 लोगों पर केवल हल्की सी नजर डाली, फिर अपनी दृष्टि आगे की ओर जमाते हुए धीरे से कहा, इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर पाना एक बड़ी उपलब्धि है, सचमुच प्रभावशाली। उसके पास कुछ तरकीबें हैं। साटन के वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने उस सुंदर युवक की बातों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वो अच्छी तरह जानता था कि जो लोग उसके आंतरिक शिष्य बन सकते हैं, वे बाहरी दुनिया में गौरवान्वित और प्रतिभाशाली होते हैं। इन आत्ममहत्वपूर्ण अहंकारी व्यक्तियों को एकत्रित करना और उनका नेतृत्व करना कुछ ऐसा था जिसे बहुत कम लोग ही प्राप्त कर सकते थे। इस तरह की क्षमता कभी कभी सिर्फ ताकत से हासिल नहीं होती। व्यक्तिगत करिश्मा और नेतृत्व क्षमता इसमें कम से कम आधी भूमिका निभाते हैं। अध्याय 644। सैकड़ों आकृतियां सामने से आ रही थी। एक विशाल और शक्तिशाली समूह जो सबसे आगे खड़े 1 दर्जन या उससे अधिक असाधारण व्यक्तियों को घेरे हुए था। इन दर्जन भर असाधारण व्यक्तियों में विशेष रूप से अग्रणी पुरुष और महिला ने एक अकल्पनीय सुर्खियां बटोरी। वो आदमी बैंगनी रंग का लवादा पहने, दृढ़ निश्चयी और कुशाग्र बुद्धि का था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उसके कंधे पर हमेशा बंधी रहने वाली चौड़ी बैंगनी कपड़े में लिपटी तलवार जैसी चीज। वो महिला आकर्षक थी, सुंदर और सुडौल शरीर वाली, 18 या 19 साल की लग रही थी। उसने ब्रोकेड का गाउन पहना था जिसकी कमर पर गुलाबी सफेद बेल्ट बंधी थी, जो उसके आकर्षक और नाजुक शरीर को और भी उभार रही थी। इस पुरुष और महिला को देखकर नव पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और कांस्य रैंकिंग वाले शिष्यों जो पहले चौक पर पहुंचे थे, सभी ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। बॉस, सामने वाले 4 लोग, जिनमें चंद्रेश भी शामिल है, इस बार हमारे नए पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से 4 मानव राजा है। चंद्रेश के अलावा काली शर्ट वाले का नाम रेहान है और वो 8वें जिले से लगता है। आपने उस समय 8वें जिले की चैंपियनशिप जीती थी, अन्यथा ये निश्चित रूप से उसकी होती। हल्के सुनहरे युद्ध वस्त्र वाले का नाम शुभी है और विद्वान के वस्त्र वाले का नाम पूरव है। बादल की आवाज दक्ष के कानों तक पहुंची। बादल की निगाहों का अनुसरण करते हुए दक्ष ने भी उसकी ओर देखा। सैकड़ों नए पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में, जिनमें से अधिकांश के ऊर्जा कांस्य ताबीज लूट लिए गए थे, दक्ष ने चंद्रेश को देखा। उसके बगल में 3 अन्य असाधारण युवक थे जिनमें सभी मानव राजा की प्रतिभा रखते थे। यह सुनकर दक्ष को बहुत उत्सुकता हुई। कहा गया कि नए पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में मानव राजा की प्रतिभा वाले पूरे 4 व्यक्ति थे। मूल रूप से दक्ष ने सोचा था कि हिमांशी उनमें से एक था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि हिमांशी 4 मानव राजा प्रतिभाओं में से एक भी नहीं था। सावधान, क्या आप सबसे आगे खड़े उन 2 लोगों को देख रहे हैं? एक का नाम महेश है और दूसरे का नाम साहिल। वे कांस्य पदक रैंकिंग में क्रमशः दूसरे और पहले स्थान पर हैं और उनकी ताकत बहुत जबरदस्त है। हिमांशी धीरे धीरे चौक की ओर चली गई। उनकी चमकदार आंखें, उनकी हल्की बैंगनी पुतलियां उनके सामने चुपचाप खड़े सुंदर और सुरुचिपूर्ण युवक पर टिकी थी। उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। चौक पर कदम रखते ही दक्ष स्थिर खड़ा हो गया और हिमांशी की नजरों का अनुसरण करते हुए चौक के मध्य में चट्टान के चारों ओर बनी आकृतियों की ओर देखने लगा। कई आकृतियां दक्ष को बेहद जानी पहचानी लगी। आखिरकार उसकी नजर साटन की कमीज पहने आदमी और सबसे आगे खड़े सुंदर सजीले युवक पर पड़ी, बहुत मजबूत। जैसे ही उसकी नजर उन दोनों युवकों पर पड़ी, दक्ष का दिल चुपके से कांप उठा। जाहिर है उनकी आभा में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, फिर भी उन पर एक नजर डालना ही काफी था।
ऐसी साधना वाकई भयानक थी। तो ये साहिल और महेश है? दक्ष कुछ और बार उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसकी नजरें इधर उधर घूम गई, ये जानने के लिए कि वो क्या सोच रहा है। हालांकि दर्शकों में से कई लोगों की नजरें दक्ष पर पड़ी जो बेहद नाखुश थी। उस घृणित बेशर्म बदमाश को याद करके कई लोग मन ही मन कोसते थे, लेकिन उनकी आंखों और दिलों में अभी भी डर बना हुआ था। हिमांशी कमल जैसे हल्के कदमों और सुडौल शरीर के साथ बाहर निकली। हालांकि उसमें अभी भी जवानी की मासूमियत की झलक थी, फिर भी वो पहले से ही बेहद आकर्षक थी। सामने चट्टान पर बैठे सुंदर और शिष्ट युवक को देखकर उसने अपने होठों को एक ऐसी मुस्कान से भर लिया जो किसी भी शहर को मोहित कर सकती थी, और बोली, वरिष्ठ भाई साहिल, ये आखिरी घड़ी है। क्या आप ये दिखावा कर सकते हैं कि आपने मुझे नहीं देखा? मैं सचमुच आपसे लड़ना नहीं चाहती। सुंदर और सुरुचिपूर्ण युवक ने हिमांशी की ओर देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, हिमांशी, गुरु ने मुझे निर्देश दिया है, इसलिए मैं ये दिखावा नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। हालांकि चूंकि तुमने बोल दिया है, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। धन्यवाद वरिष्ठ भाई साहिल, मैं जानता था कि आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। हिमांशी तुरंत मुस्कुराई, फिर दक्ष की ओर मुड़ी और एक अजीब सा चेहरा बनाया जो विजयी भाव से दिख रहा था। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन महेश लड़ेगी। मेरे पास कोई और है जिससे मैं लड़ना चाहता हूं। साहिल के शब्द धीमे पड़ गए। उसकी आवाज अत्यंत शांत थी, मानो कोई लहर भी नहीं उठी हो। हालांकि साहिल के शब्दों को सुनकर हिमांशी के नाजुक चेहरे ने तुरंत अपनी सुखद अभिव्यक्ति खो दी और उसने साहिल को गुस्से से घूरा। हां, आपके वरिष्ठ भाई साहिल आपके प्रति वास्तव में अच्छे हैं। यह सुनकर दक्ष भी हंसने लगा, जिसने तुरंत हिमांशी की नाराजगी भरी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और दक्ष की हंसी थमी भी नहीं थी कि साहिल ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसका सुंदर चेहरा दक्ष की ओर मुड़ा। उसने फातिमा, युगल, गिरीश और बाकियों पर नजर घुमाई और पूछा, ये सब तुमने ही किया था, है ना? मुझे मजबूर किया गया। दक्ष ने अपने हाथ फैला दिए। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बेहद असहाय थी। अगर उसे यह पता न होता कि कांस्य रैंकिंग वाले लोग उससे निपटने वाले हैं, तो वो उनसे कोई परेशानी मोल नहीं लेता। मैं आपकी बात समझता हूं। सच कहूं तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी पहले हमला करता, ताकि बाद में मुझे कोई नुकसान न हो। मैं भी जरूर ऐसा ही करता। साहिल ने सिर हिलाया, मानो वो दक्ष के कार्यों से पूरी तरह सहमत हो, और कहा, हालांकि कुछ मामलों में हमारे रुख अलग है। ये कहना मुश्किल है कि क्या सही है और क्या गलत। आमतौर पर बस अलग अलग रुख होते हैं। आपके नजरिए से पहले हमला करना स्वाभाविक रूप से उचित है। कुछ देर रुकने के बाद साहिल ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मेरा भी अपना रुख है। कांस्य रैंकिंग पर होने के नाते मुझे कांस्य रैंकिंग की हर बात माननी होगी। मैं दूसरों के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। मैं कांस्य रैंकिंग का प्रतिनिधित्व करता हूं और आप सभी नए खिलाड़ियों का। चलो मुकाबला करते हैं। अगर मैं हार गया तो कांस्य रैंकिंग पर सभी खिलाड़ियों के बचे हुए सभी ऊर्जा कांस्य तावीज तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो सभी नए खिलाड़ियों के ऊर्जा कांस्य तावीज मेरे हो जाएंगे। कैसा रहेगा? साहिल की बातें सुनकर आसपास मौजूद सभी लोगों के हाव भाव तुरंत बदल गए। कांस्य पदक विजेताओं की ओर से कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में हलचल मच गई। साहिल कांस्य रैंकिंग में पहले स्थान पर है। दक्ष उसे हरा नहीं पाएगा। फिर हमारे ऊर्जा कांस्य तावीज भी खो जाएंगे। यदि साहिल दक्ष के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो क्या हम निश्चित रूप से हार नहीं जाएंगे? भीड़ में चंद्रेश की संकरी आंखें, जो दक्ष की ओर मुड़ी थी, एक उदास ठंडी सी झलक लिए हुए थी। फिर उसने साहिल की ओर देखा और बड़े विस्मय से बोला, वरिष्ठ भाईयन, दक्ष को हम सबका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। वो प्रतिनिधित्व करने के योग्य नहीं है। साहिल ने चंद्रेश की ओर उदासीनता से देखा, फिर कहा, यदि वो योग्य नहीं है तो तुम और भी कम योग्य हो। कभी कभी मानव राजा की प्रतिभा एक मार्शल कलाकार के लिए मदद, अवसर, आशीर्वाद होती है, लेकिन कभी कभी ये एक आपदा और एक सीमा भी होती है। ये मत सोचो कि मानव राजा की प्रतिभा होने से तुम असाधारण हो जाते हो। साधना पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्चा मार्ग है। साहिल की बातें सुनकर चंद्रेश का चेहरा तुरंत हरा और सफेद हो गया। वो बेहद शर्मिंदा दिख रहा था, लेकिन साहिल के सामने चंद्रेश इस वक्त एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
उसने बस अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसकी परिधीय दृष्टि पास ही खड़े दक्ष पर टिकी थी और उसका चेहरा और भी उदास होता जा रहा था। अंकल मास्टर दक्ष, हम आपका समर्थन करते हैं। दक्ष के पीछे समर्थन की आवाजें गूंज रही थी और सभी लोग उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। ठीक है, अब बहुत हो गई छोटी मोटी बातें, चलो शुरू करते हैं। साटन की कमीज पहने महेश धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरे और पास आए। उनकी नजर हिमांशी पर टिकी हुई थी। उन्होंने कहा, जूनियर सिस्टर हिमांशी, मैंने सुना है कि आप बहुत असाधारण हैं। चलो लड़ते हैं। चूंकि आप लड़ने पर अड़ी हैं, तो चलो लड़ते हैं। हिमांशी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर निडरता थी। धीरे धीरे बाहर निकलते हुए उसकी हल्की बैंगनी आंखों में भी एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। रेशम जैसे उसके स्याह काले बाल उसकी पतली कमर तक, जो मुश्किल से मुट्ठी भरी थी, सहजता से लहरा रहे थे, जिससे उसमें एक युवा आकर्षण का स्पर्श आ गया, जिसने हेवी रॉक स्क्वायर के आसपास के कई युवकों को मोहित कर लिया। छोटी बहन हिमांशी, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। कांस्य पदक की खातिर मैं तुम्हें दबा ही सकता हूं। उसके शब्द निकलते ही महेश का आभा मंडल तुरंत फूट पड़ा, जिससे आसपास का स्थान जोर से कांप उठा, मानो वो पूरे क्षेत्र को उलट देगा। फिर उसका शरीर बिजली की तरह चमक उठा और सीधे चौक को पार कर गया। बिजली की चमक की तरह उसका हमला शक्तिशाली और तीखा था। हर चाल के साथ उसका आभा मंडल भयावह था और एक शक्तिशाली पंजे का निशान सीधे हिमांशी की ओर बढ़ रहा था। महेश के हमले ने अपनी गति से पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। ये तेज तो था, लेकिन शक्तिशाली भी। जहां भी पंजे का निशान पड़ा, मानो अंतरिक्ष को चीर देना चाहता हो। हिमांशी ने अपनी नाजुक भौहों को थोड़ा सिकोड़ा। उसका पतला हाथ हिला और तावीजों की धाराएं आपस में मिल गई, जिससे मुट्ठी का निशान बन गया, जो सीधे उस पंजे के निशान से टकराया, जो पलक झपकते ही हिमांशी तक पहुंच गया था। बूम! दोनों टकराए और चमकदार रून रोशनियों की एक श्रृंखला फूट पड़ी, मानो हैवी रॉक स्क्वायर के ऊपर आकाश में पटाखे फूट रहे हों। ऊर्जा का दबाव फैल गया, जिससे कमजोर ताकत वाले लोग बेकाबू होकर कांपने लगे। अब हमारी बारी है, तुम पहले जाओ। बाद में चाहे कोई भी जीते या हारे, मैं तुम्हें ड्रिंक्स दूंगा। मैं साहिल, तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। साहिल के शब्द निकलते ही उससे एक हल्की सी आभा निकलने लगी। उसके शरीर के भीतर एक शक्तिशाली आभा बन रही थी, हालांकि अभी पूरी तरह से फूटी नहीं थी। ये आभा पूरी तरह फूटे बिना ही उसके भीतर उठने लगी थी। इस आभा के प्रसार के अंतर्गत अपने आसपास कम शक्ति वाले लोगों को पहले से ही अकारण उत्पीड़न की एक अकथनीय भावना महसूस होती थी। इस समय साहिल से निकलती आभा को महसूस करते हुए दक्ष के चेहरे पर भी हल्की गंभीरता छा गई। कोई आश्चर्य नहीं कि हिमांशी ने कहा कि इस आदमी से निपटना बेहद मुश्किल था। उसके शरीर के भीतर आभा के हल्के उतार चढ़ाव ने उसके शरीर के भीतर फैलते दबाव को रोक दिया। फिर कई लोगों की निगाहों के सामने दक्ष की आकृति अचानक चौक की जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई। उसके हाथ की मुहरें तेजी से घनीभूत होकर विभिन्न हाथ की मुहरों में बदल गई। अध्याय 645। एक के बाद एक हाथ की मुहरें संघनित होती गई और स्वर्ग और पृथ्वी के चारों दिशाओं में ऊर्जा तेजी से बढ़ी, जो दक्ष के चारों ओर इकट्ठा हो गई। ताबीज सरणी। दक्ष एक ताबीज सरणी स्थापित कर रहा है। दक्ष द्वारा मचाए गए हंगामे को देखकर किसी ने तुरंत आवाज लगाई। साहिल ने दक्ष के हाथों की मुहरों को ताबीजों के समूह में परिवर्तित होते देखा, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। उसकी निगाहें शांत रहीं और उसके सुंदर चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी। बूम! कुछ ही सांसों में दक्ष के हाथों में 22 झंडे संघनित हो गए और आसपास का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा। दक्ष का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसकी पुतलियों में एक चमकदार रूनिक प्रकाश टिमटिमा उठा। एक प्राचीन आभा उसके शरीर में व्याप्त हो गई, दिव्य प्रकाश की तरह फैल रही थी। और साथ में एक ऐसा दबाव भी था जिससे साहिल के शांत भाव भी धीरे धीरे बदल गए। छहतारा साधना के प्रारंभिक चरण में एक ताबीज व्यू गुरु, फिर भी छहतारा गहन स्तर का ताबीज व्यू स्थापित करने में सक्षम। आप सचमुच असाधारण हैं। केवल यही बात आपको मुझसे युद्ध करने के योग्य बनाती है। साहिल ने दक्ष की ओर देखा और हल्के से अलौकिक और प्राचीन मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि 6 सितारा गहन स्तर का ताबीज मेरे साथ कुछ कर सकता है, तो आप निराश होने के लिए बाध्य हैं। क्या ऐसा है? कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। दक्ष के पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई।
साथ ही उसने अपने हाथों में लिए 22 झंडों को लहराया। वो क्या कर रहा है? हे भगवान, वो क्या कर रहा है? चारों ओर सबकी आंखें भ्रम से भरी थी। सबको आश्चर्य हुआ कि दक्ष का ताबीज साहिल पर नहीं, बल्कि उसके अपने चारों ओर था। रंबल, हवा और बादल उमड़ पड़े। ऊंचा आकाश कांप उठा और रून आकाश में उड़ते हुए दिखाई देने लगे। एक भयानक ताबीजों का समूह पल भर में बन गया, जिसने दक्ष को अपनी आंखों से ओझल कर लिया। क्या वो समय रोकना चाहता है? साहिल की आंखें हिली, मानो वो थोड़ा हैरान हो। तभी उसके शरीर के भीतर से एक शक्तिशाली आभा तेजी से उठी और एक रूनिक प्रकाश ने उसे घेर लिया। फिर उसकी आकृति सीधे ताबीज के समूह में प्रवेश कर गई। सभी की निगाहें तुरंत ताबीजों की कतार पर टिक गई तथा किसी आश्चर्यजनक हलचल के उभरने की प्रतीक्षा करने लगी। हालांकि जैसे ही साहिल ने ताबीज में प्रवेश किया, उससे निकलने वाली मनमोहक आभा के अलावा कोई हलचल या ध्वनि नहीं हुई। गड़गड़ाहट। इस बीच हिमांशी और महेश के बीच तीव्र युद्ध जारी रहा तथा अंतरिक्ष में लगातार धीमी ऊर्जा की ध्वनि गूंजती रही। अपने वर्तमान भयंकर युद्ध में उनमें से किसी ने भी ताबीज कलाकृतियों या दांव कलाकृतियों का उपयोग नहीं किया। ये उनकी सबसे मजबूत शारीरिक शक्तियों का टकराव था। महेश बहुत ताकतवर थे, कांस्य पदक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने के सचमुच हकदार। उनके हमले आकाश से वार करने वाले बाज की तरह थे, भयंकर और तीखे, जिससे हिमांशी को लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हिमांशी पानी पर चलती किसी परी की तरह थी। उसकी सुंदर आकृति महेश के हमलों का जवाब दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ बचाव ही कर पा रही हो, लेकिन वो हमेशा सहज रहती थी। इन दोनों के बीच हुए द्वंद्व ने उनके आसपास के सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की आंखें खोल दी। सभी महेश की ताकत और हिमांशी की शक्ति से चकित थे। हेवी रॉक स्पेस के बाहर शाम हो चुकी थी। डूबता हुआ सूरज खून की तरह था, बिल्कुल गोल, चमकदार रोशनी बिखेर रहा था, जो किसी सपने की तरह आंखों में चुभ रही थी। पहाड़ की चट्टानों पर कई बूढ़े, बड़े आदमी और महिलाएं एक साथ खड़े थे। वे बातें करते और हंसते रहे तथा हेवी रॉक स्पेस के खुलने का इंतजार करते रहे। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उन नए खिलाड़ियों को कितनी बुरी तरह से हराया गया। ये तो बहुत भयानक होगा। उन नौसिखियों को कब नहीं पीटा गया। एक बार पूरी तरह से पिटने से उनकी भविष्य की साधना के लिए लाभ होगा। अहंकार और दम से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। कई वरिष्ठ और संरक्षक हेवी रॉक स्पेस के अंदर नए खिलाड़ियों के भाग्य पर चर्चा कर रहे थे। सभी वरिष्ठों और संरक्षकों के लिए नए खिलाड़ियों का हारना स्वाभाविक था। हर साल हेवी रॉक स्पेस में नए खिलाड़ियों को बुरी तरह से हराया जाता था। कुछ ही दूरी पर एल्डर कल्पेश चुपचाप खड़े थे। इस समय वे काफी घबराए हुए लग रहे थे। एल्डर कल्पेश के पीछे सादे वस्त्र पहने वेदांत चुपचाप खड़ी थी और इस समय बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। वेदांत, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई ठीक होगा? अंततः एल्डर कल्पेश खुद को रोक नहीं पाए और धीमी आवाज में वेदांत से पूछा, मास्टर जी, निश्चिंत रहिए, जूनियर भाई असाधारण है, वे अवश्य ठीक हो जाएंगे। वेदांत ने सिर हिलाया। इस समय वो केवल अपने स्वामी को सांत्वना दे सकता था। हालांकि वेदांत मन ही मन बहुत चिंतित था। पिछले कुछ दिनों में उसने कई बड़ों से बस कुछ ही बातें सुनी थी। कांस्य रैंकिंग वाले उन मानव राजाओं ने बहुत पहले ही उसके छोटे भाई को हेवी रॉक स्पेस में सबक सिखाने की योजना बना ली थी। अगर उसके छोटे भाई को अंदर बुरी तरह पीटा गया तो शायद वो बाहर आकर शीर्ष 128 में भी जगह नहीं बना पाएगा। ऐसे में उसका स्वामी सब कुछ खो देगा। वेदांत ने इस समय यह कल्पना भी नहीं की थी कि परिणाम कितना भयानक होगा। एल्डर कल्पेश, हेवी रॉक स्पेस खुलने वाला है। आपको क्या लगता है उस शिष्य दक्ष की अब क्या हालत है? एल्डर अनूप मंद मंद मुस्कुराते हुए एल्डर कल्पेश के पास गए। 7 दिन बीत चुके थे। अगर दक्ष कुछ दिन पहले सुलेमान और बाकियों से बच निकलने में कामयाब भी हो जाता तो भी हेवी रॉक स्क्वायर पर उसका हश्र अब भी वैसा ही होता। तुम्हें मेरे शिष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कांस्य रैंकिंग वाले कुछ लोग कमजोर नहीं हैं, लेकिन वे शायद मेरे शिष्य से निपटने के लिए काफी नहीं है। एल्डर कल्पेश ने एल्डर अनूप की ओर देखते हुए ठंडी सांस ली। हाँ, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। अगर दक्ष शीर्ष 128 में भी जगह नहीं बना पाया तो मुझे आश्चर्य है कि एल्डर कल्पेश की सट्टेबाजी की तैयारी कैसी होगी। एल्डर अवस्थी दिल खोलकर हंसे, मानो उन्होंने पहले ही खुद को कई दांव कलाकृतियां जीतते हुए देख लिया हो। रंबल। इस समय आगे की घाटी कांपने लगी
और स्थानिक लहरें फैलने लगी। घाटी के सामने स्थानिक लहरें अलग हो गई और फिर एक दरार धीरे धीरे खुल गई जो तेजी से फैलती गई। ठीक है, हेवी रॉक स्पेस का निकास द्वार खुल गया है, उन्हें अब बाहर आ जाना चाहिए। एल्डर करतार सिंह की भूरी दाढ़ी हल्की सी हिल गई। इस समय वो भी बहुत घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी क्योंकि वो जानता था कि उसने भी शर्त लगाई है। स्विश स्विश, सभी संरक्षकों और बुजुर्गों की निगाहें अब स्थानिक दरार पर टिकी थी। स्थानिक दरार फैलती गई और अंततः एक स्थानिक द्वार बन गया जिसके भीतर एक विशाल पर्वत श्रृंखला दिखाई देने लगी। आकृतियां धीरे धीरे उभरने लगी, मानो अंतरिक्ष को पार कर रही हों, और फिर घाटी के भीतर प्रकट हुई। एक एक करके नव पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्य सामने आए। उनके कंधे के बैज लाल थे, उनकी आभा अस्त व्यस्त थी और उनका रूप अस्त व्यस्त था। स्पष्ट रूप से उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। अफसोस, नतीजा अब भी वही है। ऐसा लगता है कि इस साल के नए पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को कांस्य रैंकिंग वाले लोगों ने अभी भी बुरी तरह हरा दिया है। पिछले साल इसी समय कांस्य रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को भी बुरी तरह से हराया गया था। उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें ठीक होने में शायद कई महीने लगेंगे। नए पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की उपस्थिति देखकर बाहर इंतजार कर रहे बुजुर्गों और संरक्षकों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा परिणाम बहुत सामान्य था। उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया। एल्डर अनूप, एल्डर अवस्थी, एल्डर मिंगजे, एल्डर करतार सिंह और अन्य जिन्होंने एल्डर कल्पेश के खिलाफ दाव लगाया था, सभी की आंखों में मुस्कान थी क्योंकि वे बुरी तरह से पीटे गए आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के बीच दक्ष को खोज रहे थे। यदि दक्ष को बुरी तरह से हराया गया होता तो संभवतः उन्हें दूसरे दौर में भाग लेने की भी आवश्यकता नहीं होती और वे पहले ही जीत चुके होते। हालांकि जब सभी ने खोज की तो उन्हें दक्ष की आकृति न मिलने पर आश्चर्य हुआ। एल्डर कल्पेश और वेदांत की निगाहें भी उभरती हुई भीड़ पर टिकी हुई थी। दोनों ही बेहद घबराए हुए थे। स्विश स्विश, कई उत्कृष्ट आकृतियां बाहर निकली। रेहान, चंद्रेश, पूरव और शुयांग घाटी में प्रकट हुए। उनके पीछे कुछ और आकृतियां भी आई जिनके बैज रोशनी से झिलमिला रहे थे। ये लोग अपने ऊर्जा तांबे के ताबीजों को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे, जो काफी प्रभावशाली है। कुछ बुजुर्गों और संरक्षकों ने सहमति से देखा। रेहान और अन्य 3 असाधारण प्रतिभा वाले मानव राजा के रूप में इस बार संप्रदाय के लिए प्रमुख साधना लक्ष्य भी थे। अंकल दक्ष बहुत शक्तिशाली है। अंकल दक्ष, शाबाश। 4 से 500 बुरी तरह से पीटे गए नव पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और रेयान और अन्य लोगों के पहले बाहर आने के बाद निकास द्वार के स्थानिक दरार के भीतर से अचानक जयकारे गूंज उठे। जयकारे की लहरें उठीं, जिसके बाद उत्साहित और हर्षित युवा पुरुष और महिलाएं बाहर कूद पड़े। एक के बाद एक आकृतियां उछलती हुई बाहर निकली और स्वतः ही अंतरिक्षीय निकास द्वार के दोनों ओर इकट्ठा हो गई। अपनी बाहें उठाकर चिल्लाने लगी। कुछ ही देर में 300 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। इन नव पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के कंधों पर लगे बैज चमक रहे थे, जिससे यह साबित हो रहा था कि उनके ऊर्जा तांबे के ताबीज कांस्य रैंकिंग वाले लोगों द्वारा नहीं लूटे गए थे। इन आकृतियों को देखकर बाहर निकलने पर खड़े बुजुर्ग और रक्षक धीरे धीरे हैरान हो गए। 300 से ज्यादा लोगों के पास ऊर्जा ताबे के ताबीज बरकरार थे और उनकी भावनाएं ऊंची और उत्साहित थी। यह थोड़ा अजीब लग रहा था। स्विश स्विश, तभी स्थानिक निकास दरार के भीतर से कई उलझन भरी आंखों के सामने 1 दर्जन से अधिक आकृतियां बाहर निकली। ये दर्जन भर आकृतियां बाहर निकलकर चुपचाप खड़ी हो गई। उनका नेतृत्व बैंगनी वस्त्र पहने एक दृढ़ और तेज आंखों वाला युवक कर रहा था। उसकी पीठ पर बैंगनी कपड़े में लिपटी एक चौड़ी तलवार बंधी थी और उसके सिर पर लगा बिल्ला रोशनी से झिलमिला रहा था। बैंगनी वस्त्र पहने उस युवक के बगल में एक मनमोहक स्त्री थी जिसकी आंखें तेज थी और उसकी पुतलियों में हल्का बैंगनी रंग था। उसके रेशमी काले बाल उसकी पतली कमर तक, जो बमुश्किल 1 हाथ जितनी लंबी थी, एक ऐसा युवापन और मनमोहक आकर्षण बिखेर रहे थे जो किसी भी पुरुष को अपना दीवाना बना सकता था। उन दोनों के पीछे 9 असाधारण युवक और युवतियां थी। सभी ने इन 9 लोगों को नव पदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के इस समूह में मानव प्रतिभा के रूप में पहचाना, लेकिन इस समय वे सभी बैंगनी वस्त्रधारी युवक और युवा मोहक महिला के पीछे एकत्र हुए थे कर दिया गया था।